नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, इससे पहले वाला जो तीसरे नंबर का वीडियो था उसमें अपने 1813, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट से संबंधित बातें की थी। नेक्स्ट ये अपना चौथे नंबर का वीडियो है और संवैधानिक विकास के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज अपने 1858 का और 1861 के अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम। देखो, इससे पहले अपने ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और 1853 के एक्ट तक की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि एक्टों की श्रृंखला के अंतर्गत यदि अंतिम एक्ट की अपन बात करें तो वो 1853 का था। अब 53 के बाद कंपनी के शासन का अंत हो जाएगा और वो होगा आपके 1858 के अंतर्गत। तो 1858 का जो अधिनियम है ये किस प्रकार से अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखो, 1858 से पहले एक घटना, और वो घटना थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो कि पूरे भारत के अंतर्गत समस्त जो छावनी थी लगभग उन्होंने उसमें भाग लिया था। उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। क्रांति असफल हो गई थी, परंतु चलाई गई थी पूरे भारत के अंतर्गत। यह एक सुनियोजित तरीके से नहीं थी, इसलिए क्रांति असफल हो गई थी। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों के कहने का मतलब ब्रिटिश संसद के मन में एक विचार आया कि इस प्रकार की क्रांति आगे चल करके नहीं हो, तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए। तो वो सारी की सारी बातें इसमें आएंगी। देखो, 1858 के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन। पामस्टन एक एक्ट लेकर के आए, एक विधेयक ब्रिटिश संसद के अंतर्गत प्रस्तुत किया, परंतु वो विधेयक पारित नहीं हो सका। वो विधेयक पारित नहीं हो सका और उसी के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन ने इनको त्याग पत्र देना पड़ा। और ये किस लिए लाए थे कि भाई भारत में द्वैध शासन चल रहा है। भारत में द्वैध शासन, द्वैध शासन क्यों? क्योंकि एक साइड तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापारी कार्यों को संभाल दिए और दूसरी साइड COD, BOC, देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। ये जो निदेशक मंडल है इसका कार्य था व्यापार से संबंधित और इसका काम था राजनीति से संबंधित। तो इस द्वैध शासन को पूर्णतया खत्म करने के उद्देश्य से कि भारत के अंतर्गत जो भी ब्रिटिश भारत है उस ब्रिटिश भारत में सत्ता किसी एक के अधीन रहे, तो इसके लिए इन लोगों ने एक एक्ट बनाया और वो एक्ट यहाँ पे पारित नहीं हो सका। अब आगे चल करके पामस्टन के बाद लॉर्ड डर्बी यहाँ के PM बनते और वो भी सेम टू सेम विधेयक लाते हैं कि द्वैध शासन की समाप्ति कैसे हो और साथ में ये 1857 जैसी क्रांति दोबारा नहीं हो। तो इसलिए ये एक विधेयक लाते हैं और वो विधेयक संसद से पारित हो जाता है, ब्रिटिश संसद से पारित हो जाता है और इसे 2 अगस्त 1858 को उस टाइम पे ब्रिटेन की महारानी थी
विक्टोरिया। विक्टोरिया। तो देखो ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया, इस विक्टोरिया ने इसको हस्ताक्षर करके पारित कर दिया कि ये विधेयक मान्य है। अब देखो ये विक्टोरिया के द्वारा ये जो एक्ट है, इसे भारत में भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से जाना जाता है। और ये स्पेशली भारत के लिए ही बना था, ब्रिटिश भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। डायरेक्ट संसद के माध्यम से कैसे किया जा सकता है, तो ये भारत शासन अधिनियम बना। अब जो 2 अगस्त को बना, इस 2 अगस्त के अधिनियम को आगे चल करके 1858 में नवंबर 1858 में जो घोषणा थी, जो विधेयक था विक्टोरिया का, इसे इलाहाबाद दरबार में, इलाहाबादी दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। अब देखो लॉर्ड डर्बी जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनके समय विधेयक 2 अगस्त 1858 को बन करके तैयार हो गया और उसी दिन विक्टोरिया के माध्यम से इसमें साइन कर दिए गए और ये भारत शासन अधिनियम 1858 के नाम से कहलाया। अब इस घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने। ये लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे और उनके द्वारा पढ़ करके सुनाया गया, जिसे विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से भी जानते। और कैनिंग ने बताया कि अब देखो भारत का शासन किस तरीके से चलाया जाएगा, तो वो सारी बातें इसे में प्रावधान के रूप में दी गई हैं। देखना, मैंने बताया आपको कि नवंबर 1858 में इलाहाबाद दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा और पढ़ने के बाद ही वो सारी चीजें प्रावधान के रूप में भारत में लागू हो गई। तो वो देखो, पहली बात आती है कि अब जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन हो गया। भारत का शासन किसके अधीन हो गया? ब्रिटिश ताज के अधीन, ब्रिटिश ताज के अधीन। इतने दिन किन के अधीन था? इतने दिन ब्रिटिश संसद कानून का निर्माण करती और उसे बीओडी और सीओडी 2 प्रकार की संस्थाएं थी, 2 प्रकार के निकाय थे, उनके माध्यम से कंपनी लागू करती। तो कहने का मतलब है 1773 से लेकर के और 1853 तक, यहां तक मैंने आपको बताया कंपनी का शासन चला, कंपनी शासन। अब 1858 में इस क्रांति के कारण से, क्योंकि ये भारत को उपनिवेश के रूप में देखना चाह रहे थे, ऐसा नहीं चाह रहे कि यहां पे किसी प्रकार का विरोध हो या युद्ध जैसी स्थिति बने, तो तब ये 1858 का एक्ट लाया गया। और इसके अधीन पहला काम क्या किया कि ब्रिटिश ताज के अधीन, ब्रिटिश भारत का शासन डायरेक्ट किसके अधीन हो गया? ब्रिटिश सम्राट के अधीन हो गया। और ब्रिटिश सम्राट के अधीन होने के कारण से कंपनी के शासन का एंड हो गया, कंपनी का शासन समाप्त। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे जैसे ही भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन हुआ तो कंपनी के शासन का अंत हो गया यहाँ पे। और जैसे ही कंपनी के शासन का अंत होता है, इतने दिन कंपनी चला रही थी, तो कंपनी के शासन का समाप्त होते ही तीसरा प्रावधान क्या हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये भी क्या हो गए? समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। कहने का मतलब ये भी निष्क्रिय कर दिए गए।
ये हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत अलग अलग किया गया था। अब इनको निष्क्रिय कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ये कंपनी शासन समाप्त हो गया तो ये ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो गए और अब डायरेक्ट ये भारत का शासन ही ब्रिटिश ताज के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो ये बात यहाँ पे नेक्स्ट प्रावधान है कि बंगाल का जो ब्रिटिश भारत का ब्रिटिश भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, इस गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। वायसराय एक उपाधि है जो गवर्नर जनरल की बजाय ज्यादा बड़ी है, पद में बड़ी है। ये वायसराय कौन होता था? ये वायसराय ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको कि ये ब्रिटिश सम्राट होता, उसका प्रतिनिधि के रूप में काम करता। ब्रिटिश सम्राट का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। इससे पहले गवर्नर जनरल था और गवर्नर जनरल का पद मैंने आपको बताया था कि पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वहां पे वारेन हेस्टिंग्स जो केवल बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे और उसके अधीन दो प्रेसिडेंसी थी, एक तो मुंबई और एक मद्रास, वो उसके अधीन ही कर दी गई थी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि पूरे ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल वो अपने देखा था 1833 के एक्ट के अंतर्गत आया। अब उसी गवर्नर जनरल का पदनाम करके आगे और इसे वायसराय कर दिया गया। वायसराय ये ब्रिटिश सम्राट के द्वारा एक प्रतिनिधि है जो भारत के अंतर्गत बैठेगा। तो ये वायसराय का पदनाम भी इसके अंतर्गत ही किया गया। नेक्स्ट देखो, फिर बात आती है आपके भारतीय परिषद। देखो ये भारत परिषद जैसा शब्द यहां पे पहली बार उपयोग में लाया गया है। हुआ क्या कि जैसे ही बीओडी और सीओडी को खत्म किया, जैसे ही बीओडी और सीओडी ये दोनों समाप्त हो गई तो इनके अधिकार किनको दे दिए? वो अधिकार देने के लिए यहाँ पे एक पद बनाया गया जिसका नाम है भारतीय राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कहने का मतलब भारत राज्य सचिव, और कई जगह आपको भारतीय मंत्री के नाम से भी उल्लेख मिलेगा, भारतीय मंत्री। देखो आप, ये जो भारत राज्य सचिव है इसके पास वो सारे के सारे पावर आ गए जो बीओडी और सीओडी के पास ही थे। तो वो सारे अधिकार भारत राज्य सचिव के पास। ये व्यक्ति कौन होता था? ये व्यक्ति ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री होता था। का मंत्री, मंत्रिमंडल का सदस्य, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट मंत्री। तो इसमें कैबिनेट मंत्री ही केवल भारत राज्य सचिव बनाया जा सकता था। ये बात। अब देखो ये जो भारत राज्य सचिव है इसकी हेल्प करने के लिए, इसे परामर्श देने के लिए, मतलब इसका काम क्या है? भारत परिषद का परामर्श प्लस ये सहयोग करना। किसका सहयोग करना? भारत राज्य सचिव का। तो भारत राज्य सचिव की परामर्श देने के लिए, सहयोग करने के लिए एक परिषद का निर्माण किया गया जिसे भारत परिषद के नाम से जाना जाता है।
देखो भारत परिषद पहली बार किस में आ रही है? 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अब जो भारत परिषद है इसका गठन ही भारत राज्य सचिव की हेल्प करने के लिए किया गया था। इसमें कितने सदस्य होते थे? इसमें कुल मिलाकर के 15 सदस्य, 15 सदस्य। और ये 15 सदस्य किस प्रकार से होते थे? इनमें से 8 सदस्य तो ब्रिटिश ताज के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। कहने का मतलब है इनमें से 8 सदस्य ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा बनाए जाएंगे, द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और इनमें से 7 सदस्य हैं वो बनाए जाएंगे कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा। तो इसमें अपन इसको 8 + 7 कुल मिलाकर के 15 सदस्य हो गए। और इस परिषद का अध्यक्ष कौन हो गया? तो परिषद का अध्यक्ष हो गया आपके भारत राज्य सचिव। इसे इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। ये चीज देखो, भारत परिषद ही भारत राज्य सचिव के अधीन कार्य करने के लिए बनाएगी और ये इसको परामर्श और सहयोग देती। इसमें कुल मिलाकर के 15 सदस्य हैं। इसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और मैं बताऊं आपको कि इन 15 सदस्यों में से 9 सदस्य ऐसे होने कंपलसरी थे, अनिवार्य थे, जो जिनको भारत में काम करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। तो ये बात भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं कि भारत परिषद, भारत राज्य सचिव, इनके सदस्यों को वेतन कहां से दिया जाता? वेतन तो इनको वेतन दिया जाता भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से। भारत परिषद के सदस्य, भारत राज्य सचिव, ये भी भारत के अंतर्गत बैठेगा। इनको पेमेंट कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। भारत में जो भी राजस्व की प्राप्ति होगी उससे वेतन इन्हें दिया जाएगा। भारत परिषद का कार्य भारत राज्य सचिव का सहयोग करना। अब देखो, इस भारत परिषद को सारे प्रकार के विधायी कार्यों से संबंधित कार्य इसके पास थे। तो यदि किसी प्रकार का कोई निर्णय होता, किसी भी प्रकार का निर्णय या फिर कोई विधायी कार्य होता, तो उस विधायी कार्य के अंतर्गत भारत राज्य सचिव इसको भी वोट करने का, मत देने का सामान्य अधिकार होता। देखो, किसी जो भारत परिषद है वो किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेती तो उसमें भारत राज्य सचिव भी सामान्य मत देता। सामान्य मत का मतलब हो गया कि आपको पता है बहुमत से किसी कार्य को किया जाता है, तो ये इसे भी एक वोट देने का अधिकार था। परंतु इससे एक विशेष प्रकार का अधिकार है कि जब ये कोई विशेष निर्णय हो, विशेष निर्णय, तो इस परिस्थिति के अंतर्गत भारत राज्य सचिव के पास ऐसा पावर था कि वह एक मत और दे सकता था, एक मत और दे सकता था, जिसे अतिरिक्त मत या निर्णायक मत कहा जाता है। देखो, ये जो भारत राज्य सचिव है इसे सामान्यतः मत देने का अधिकार है। जब बराबर मत आते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार दिया गया, जिसे अपन निर्णायक मत बोलेंगे, और उससे उस कानून को प्रभावी माना जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई। अब देखो, आप अर्थव्यवस्था
या अखिल भारतीय सेवा? अखिल भारतीय सेवा। देखो, यदि दो प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित, दो प्रकार के विषयों से संबंधित कोई विधायी कार्य किया जाएगा, एक तो अर्थव्यवस्था से, एक अखिल भारतीय सेवा से संबंधित, तो वहां पर भारत राज्य सचिव है, भारत राज्य सचिव, जिसकी नियुक्ति 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई है। तो इन दोनों प्रकार के निर्णयों पर यदि भारत परिषद निर्णय दे देती है तो भारत राज्य सचिव को उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य किया गया है, बाध्य किया गया है। देखो, इसका मतलब ये हो गया कि मानो कि अर्थव्यवस्था से या अखिल भारतीय सेवा से, मैंने आपको बताया कि कुल्ली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ किया गया, पिछले एक्ट में अपन ने पढ़ा। इस अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी, राजस्व से संबंधित, बजट से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कार्य होता, कोई भी निर्णय होता, तो उसे भारत राज्य सचिव को मानना ही होगा। और यदि इससे अलग प्रकार का कोई कार्य है तो अन्य विषयों पर ही भारतीय राज्य सचिव उनके निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब वो उन निर्णयों को निरस्त भी कर सकता है, उनको ठुकरा सकता है। इसलिए भारत राज्य सचिव के पास एक विशेष अधिकार हो गया, एक विशेष अधिकार। और विशेष अधिकार को किसके नाम से जाना जाएगा? वीटो पावर, वीटो पावर। देखो भाई, कहने का मतलब भारत राज्य सचिव के पास ही वीटो पावर भी दिया गया। इन दोनों से संबंधित किसी प्रकार की विधि का निर्माण किया जाता है तब तो वो बाध्य है कि भारत परिषद के निर्णय को मानने का। और यदि अन्य प्रकार का कोई विषय, तो वह उस निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है और वहां पर वह अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, विधेयक को निरस्त भी कर सकता है। तो ऐसी बात इसमें की गई है। इसके बाद देखो, चर्चा करते हैं 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम 1861। देखो, ये जो भारत परिषद अधिनियम 1861, अब यहाँ पे 3 प्रकार के अधिनियम पारित किए जाएंगे। एक तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखो, 1858 का क्या है? 1858 का भारत शासन अधिनियम, कि भारत इकसठ, 1892 और 1909, इनको अपन भारत परिषद अधिनियम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय परिषद की स्थापना हो गई और उस परिषद के द्वारा ये एक्ट का बनाए जाने का प्रावधान है, वो ही यहाँ पे लागू करेगा इसको। तो इसलिए इसे अपन भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। देखो, इसमें किस प्रकार की बातें थी। पहली बात करते हैं कि ये एक्ट भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के नाम से महत्वपूर्ण है। इसका रीजन ये है कि पहली बार भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण किया जाता है तो विधि निर्माण में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान इसके अंतर्गत ही आया। कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले जितने भी एक्ट थे उसके अंतर्गत सारे के सारे अंग्रेज थे,
यहां पे पहली बार भारतीयों को शामिल करने की बात आई है, इसलिए ये एक्ट है, इसे अपनी सहयोगात्मक नीति पर आधारित मान सकते हैं। सहयोग की नीति। देखो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगने लग गया कि अब यदि भारत पर शासन करना है लंबे समय तक, तो वो बिना भारतीयों के सहयोग से नहीं किया जा सकता है। तो 1858 के बाद 1861 का जो एक्ट लाया गया, इसमें तय किया गया कि अब ये भारतीयों को भी अपने विधि निर्माण के अंतर्गत उनका भी सहयोग लेना प्रारंभ करें, ताकि वो अपने विश्वास में आ सके। तो इसलिए यहाँ पे सहयोग की नीति अपनाई गई है और उसी के तहत भारतीयों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की गई। कहने का मतलब ये हो गया कि वायसराय की जो परिषद थी, वायसराय की परिषद, इससे पहले वो गवर्नर जनरल की परिषद थी। तो वायसराय की परिषद में अपने देखा कि जो सदस्य थे वहां पर ये 6 से 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति वायसराय को दी गई और ये मनोनीत करने का अधिकार है वायसराय के पास। तो वायसराय ने पहली बार परिषद में भारत की तरफ से भागीदारी करना सुनिश्चित किया गया और वो 3 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे बनारस के राजा को शामिल किया गया, पटियाला के महाराजा को शामिल किया गया और सर दिनकर राव को शामिल किया गया। कहने का मतलब ये है कि जो वायसराय की परिषद है, इसमें पहली बार भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये बात इसके अंतर्गत है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो वायसराय था, एक बात तो आ गई है, दूसरी है कि वायसराय को इस प्रकार का अधिकार दिया गया कि वह प्रांतों का निर्माण, किसी भी प्रकार के नए प्रांत का निर्माण करने की शक्ति किसको दी गई? वो दी गई वायसराय को। और वह किसी प्रांत को विभाजित भी कर सकता है, प्रांत को विभाजित करने का अधिकार भी किसको दिया गया? वायसराय को। और यदि किसी प्रांत की सीमा में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन, तो ये पावर भी किसके पास दिया गया? वायसराय के पास। देखो वायसराय जो था, यहाँ पे एक स्थिति क्लियर करूं मैं, वायसराय किसके अधीन कार्य करता था? ये करता था भारतीय राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव। देखो भारत राज्य सचिव की बात या आज्ञा को वायसराय को मानना ही पड़ता था, वायसराय को मानना ही होता था। भारत राज्य सचिव अपने कार्यों को किसके माध्यम से करता? तो उसके लिए उसके पास क्या थी? भारतीय परिषद थी, जिसमें 15 सदस्य मैंने आपको बताई। और ये सारे के सारे कानून निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? भारत राज्य सचिव के पास, जिसमें सहयोग कौन करता? भारत परिषद। अब देखो ये जो वायसराय था, इसके पास इस प्रकार का प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य कि प्रांत का निर्माण करना है, प्रांत को विभाजित करना है, या फिर सीमा के अंतर्गत कोई परिवर्तन करना है। तो ये सारे के सारे पावर किसके पास हैं? वायसराय के पास। अब इसके अलावा देखो वायसराय की जो परिषद थी, वायसराय की परिषद, उस वायसराय की परिषद में सदस्य संख्या 4 से बढ़ा करके 5 कर दी गई। देखो मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में थी 4 ही, उसके बाद 3 कर दी, उसके बाद एक विधि सदस्य इसमें जोड़ा गया था 1833 के अंतर्गत ही,
और इसमें एक सदस्य और जोड़ा गया, 4 में एक और जोड़ा गया, उसके पास क्या अनुभव होना चाहिए? वो विधि विशेषज्ञ होना चाहिए, विधि विशेषज्ञ। ये बात भी इसके अंतर्गत ये दी गई है। कहने का मतलब ये हुआ कि विधि विशेषज्ञ भी इसके अंतर्गत ही जोड़ा गया, इसे वायसराय की हेल्प करने के लिए। इसके बाद ये मुंबई है, मद्रास, ये दो जो प्रेसिडेंसी थी, जो दो प्रांत थे, इससे पहले क्या हुआ था? अपन ने 1726 के अंतर्गत जो राजलेख था उसमें पढ़ा था कि इनको विधायी शक्ति दी गई। उसके बाद इनकी विधि निर्माण की शक्ति को समाप्त कर दिया। अब इनको पुनः विधायी शक्ति दी गई। पुनः है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति इनको वापस लौटा दी गई। कहने का मतलब यह हुआ कि मुंबई और मद्रास की जो प्रांत है, ये पुनः किसी विषय पे कानून निर्माण कर सकते हैं, कोई विधि का निर्माण कर सकते हैं। और वह जो विधि इस तरीके से डिवाइड करना, इसे अपन क्या बोलेंगे? विकेंद्रीकरण की रीति, विकेंद्रीकरण की नीति। देखो मैंने आपको बताया कि इनके सारे के सारे पावर चले गए। 1833 में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश प्रांत जितने भी थे उन पे विधि बनाने का दायित्व है गवर्नर जनरल के पास आ गया। यहाँ पे पुनः इन प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को दे दिया। केंद्रीकरण का मतलब है शक्ति किसी एक के पास आना, विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का विभाजन कर देना। तो ये विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पे आई। नेक्स्ट ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यहाँ पे विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली, या इसे अपन बोल सकते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम। देखो या इसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी बोल सकते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात है कि उस टाइम पर वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने कार्य को सरल बनाने के लिए कि भाई इतने सारे जो कार्य हैं, इन कार्यों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कृषि से संबंधित है, राजस्व से संबंधित है, अन्य प्रकार के गृह विभाग से संबंधित है, सारे के सारे जितने भी कार्य हैं वो कार्यों को सरल बनाने के लिए विभागीय प्रणाली का आविष्कार किया। कहने का मतलब उन सभी विषयों को, उन सभी कार्यों को जो विभागों के अंतर्गत डिवाइड कर दिया और वहां पे एक क्या बना दिया, एक सदस्य को प्रभारी नियुक्त कर दिया। जैसे वर्तमान में अपन देखते हैं संसद के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत मंत्री होते हैं और वो अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। इसलिए किसी एक के पास दायित्व न रह करके मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ ये आपके 1861 के अधिनियम के अंतर्गत ही किया गया। तो ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि विभागीय प्रणाली कब आई, तो 1861 के अंतर्गत। और पोर्टफोलियो सिस्टम बोल सकते हैं इसे अपने, और इसी को अपन मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था यहाँ पे प्रारंभ हुई थी। देखो एक बार पुनः वायसराय की परिषद 4 से सदस्य संख्या बढ़ा करके 5 करना, और वो 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ।
इसके बाद ये जो पहले केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, इनकी विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया था। इन शक्तियों को इन्हें वापस ही दे दिया गया। कहने का मतलब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है? 1861 के अधिनियम से। इसके बाद बात आती है कि इसी अधिनियम में पहली बार सुधार किया गया कार्यों को सरल बनाने के लिए, और वो सुधार किया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ किया। अपने सारे विषयों को विभागों के अंतर्गत बांट दिया। तो ये व्यवस्था 1861 के अंतर्गत। अब देखो इसके बाद बात आती है कलकत्ता, मद्रास और मुंबई के अंतर्गत हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट की स्थापना की गई। देखो आप, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने आपको बताया कि कलकत्ता में तो उच्चतम न्यायालय था ही, सुप्रीम कोर्ट, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आया था। और इन तीनों प्रेसिडेंसियों के अंतर्गत एक एक हाई कोर्ट भी या उच्च न्यायालय भी इसके अंतर्गत ही बना दिया गया। ये बात है इसमें। अब देखो बात आती है कि अन्य प्रावधान किस प्रकार का बनाया गया। तो ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अंतर्गत तीन जो प्रेसिडेंसी या तीन प्रेसिडेंसियों में विधान परिषद का गठन किया गया। वो देखो कब कब किया गया। बंगाल में किया गया, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में किया गया, और एक है आपके पंजाब में। तो तीन जगह है प्रांतीय परिषद, विधान परिषद का निर्माण यहां पे किया गया है। बंगाल में किया गया 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1886 के अंतर्गत, और पंजाब में किया गया 1897 में। 1897 में देखो इन तीन जगहों पर विधान परिषद का निर्माण किया गया। विधान परिषद, विधान परिषद का मतलब क्या हुआ? यहाँ की खुद की विधायिका, और ये विधायिका क्या करेगी? इन प्रेसिडेंसियों से, इन प्रांतों से संबंधित विधायी कार्य करने की शक्ति इनको दी गई। तो विकेंद्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत 1861 में कदम उठाया गया। पूरे के पूरी जो शक्तियां थी उनको विभाजित करके कार्यभार कम किया गया, और कार्य को सरल बनाने के उद्देश्य से ये अधिनियम लाया गया था। तो ये सारा का सारा वायसराय से संबंधित बात आई। अब देखो एक है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति इसके अंतर्गत भी दी गई। इसके अंतर्गत भी यह व्यवस्था जारी रही थी। तो ये अध्यादेश से विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत वायसराय जारी कर सकता था। तो ऐसी व्यवस्था इसके अंतर्गत थी। देखो एक बार पुनः इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भारत शासन अधिनियम 1858 और ये भारत परिषद अधिनियम 1861 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैंने आपको बताया 1858 है, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन हो जाता है, और कंपनी शासन में समाप्त हो जाता है। और कंपनी शासन समाप्त होते ही बीओडी सीओडी भी ऑटोमेटिक हट गई, और उनकी जगह कौन सी व्यवस्था आ गई? भारत राज्य सचिव। ये सबसे प्रधान व्यक्ति हो गया, और ये व्यक्ति कौन होता था? ब्रिटिश संसद का कैबिनेट मंत्री। इसके बाद अपन ने देखा
1861 की मेन जो विषय वस्तु है वो यही है कि यहाँ पे क्या किया गया, भारतीय लोगों का सहयोग लेना प्रारंभ किया गया। सहयोग की नीति अंग्रेजों ने यहाँ पे अपनाई और विधायी शक्ति पुनः उन प्रांतीय परिषदों को दी गई थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। और अपने देखा कि कलकत्ता, मद्रास, मुंबई यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये सारी की सारी बातें इसमें थी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि सिलेक्शन होने के लिए, सिलेक्शन की यदि अपन बात करें तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत की। अब यदि अपन हवा में बात करें डायरेक्ट कि सिलेक्शन ऐसे होता है, आसानी से हो जाता है, मैंने तो इतना सा पढ़ा था तो सिलेक्शन हो गया, ऐसा इसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है साथियों। कोई कॉमेडी से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत कहाँ से आएगी, जितना ज़्यादा आप नोट्स अपने तैयार करके उनका बार बार मनन करोगे तब वो क्वालिटी आपके अंतर्गत आएगी। और आपका भला तो उन्हीं से होना है, इसलिए आप रेगुलर स्टडी कीजिए। जब एग्जाम आए उससे पहले अपने को एकदम से तैयार रहना है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप सारी की सारी पॉलिटिकल साइंस है वो बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हो। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको पेड करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी किसी प्रकार के पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।